हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल SKRIS के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम एक टॉपिक डिस्कस शुरू करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। हम ये जानेंगे कि इनिशियली ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो कैसे कैसे उन्होंने इंडिया में अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया और अपने कंट्रोल को बढ़ाया। तो हमने NCERT की किताब से हमने कंटेंट लिया है। हम शुरू करते हैं। कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। यहाँ पे कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। तो जो उस टाइम मुगल, अगर हम बात करें मुगल पीरियड में, तो सबसे लास्ट और पावरफुल मुगल रूलर जो थे वो औरंगजेब। अब औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। हम सभी को पता है मुगल रूलर जो थे, इस्टेब्लिश मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था बाबर ने, फिर हुमायूं, अकबर। तो अकबर वॉज वन ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। फिर हम देखते हैं आगे जहांगीर, शाहजहां। ऑल दीज रूलर्स वर वेरी पावरफुल। औरंगजेब तक वो लास्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है मुगल एम्पायर। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मुगल जो कंट्रोल होता है वो ग्रेजुअली इंडिया में डिक्लाइन होना शुरू कर देता है। अगर हम यहाँ पे हमने देखा कि औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ठीक है, आगे। He established control over a very large part of the territory that is now known as India. औरंगजेब तक इंडिया में जो मुगल रूल था वो काफी ज्यादा इंडिया में फैला, इवन डेक्कन तक गया वो अंडर ड्यूरिंग औरंगजेब रेजीम। लेकिन ग्रेजुअली फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है। तो यही है कि यही लिखा है कि यहाँ पे औरंगजेब के टाइम उन्होंने बहुत सारा पार्ट इंडिया का एज अ रूलर एक्वायर कर लिया था। तो ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, औरंगजेब डाइड इन 1707। थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट याद होना नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन आइडिया होना चाहिए कि हाँ 1700 के आसपास औरंगजेब डाइड। उसके बाद उनका बेटा बहादुर शाह आए रूल में। तो हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि उनकी डेथ हुई थी अराउंड 1700 के आसपास। तो 1707 में ही डाइड। मेनी मुगल गवर्नर्स, सूबादार जिन्हें कहते थे, मुगल गवर्नर्स को सूबादार कहते थे। मेनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing regional kingdoms. जैसे ही औरंगजेब, वन ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर, डाइड इन 1707, उसके बाद जो मुगल गवर्नर, जिसको हम सूबादार कहते हैं, वो मुगल गवर्नर्स और सूबादार, जिन्हें हम सूबादार कहते हैं, और जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू किया और वो रीजनल किंगडम्स को अपना अपना एरिया बना के वो कंट्रोल करना शुरू करने लगे। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, अलग अलग regions में powerful kingdoms emerge होना शुरू हुए। Delhi could no longer function as an effective center, और दिल्ली regional control अलग अलग जमींदार्स ने, मुगल गवर्नर, सूबादार्स ने अपना अपना रीजनल कंट्रोल स्टैब्लिश करना शुरू करा। और उसके बाद दिल्ली जो था वो एक बड़ा इफेक्टिव सेंटर कंट्रोल करने के लिए उसके लायक नहीं रहा। इफेक्टिव सेंटर की तरह दिल्ली उसके बाद रह नहीं पाया आफ्टर हिज डेथ। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, 18th century के सेकेंड हाफ में, 18th century बिटवीन 1700 टू 1800, दिस इज 18th century। तो बोल रहे कि सेकेंड हाफ में, मतलब आफ्टर 1750, सेकेंड हाफ ऑफ 18th century में, a new power was emerging on the political horizon, the British। 1750 के बाद क्या हुआ? एक न्यू पावर, एक न्यू पावर जो था पॉलिटिकल हराइजन से इमर्ज हो रही थी, और वही पावर थी ब्रिटिश पावर। सेकेंड हाफ ऑफ 18th century में क्या हुआ? A new power was emerging on the political horizon, the British। और ब्रिटिश एज अ पावर पावरफुल होती जा रही थी और वो इमर्ज हो रही थी। आगे, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी। इनिशियली जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एज अ वेरी स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे।
स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। और वो टेरिटरीज एक्वायर करने का उनका मकसद नहीं था इंडिया में आके कि टेरिटरीज एक्वायर करनी है। उनका मकसद था कि वो ट्रेड करे इंडिया में आके, स्पाइसेस का ट्रेड, मर्चेंडाइज का ट्रेड, आर्टिकल्स का ट्रेड। हम देखेंगे आगे आगे गोल्ड, मर्चेंडाइज, क्लॉथ, ये सब का ट्रेड, वो सॉल्ट पिट्रे, इन सभी का वो ट्रेड करने इंडिया में, इस मकसद से वो इंडिया में आए थे। एंड वो रिलक्टेंट टू एक्वायर, और टेरिटरीज एक्वायर करने के मकसद से वो नहीं आए थे। हाउ देन डिड दे कम टू बी द मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर। तो कैसे, जो जिस चीज पर्पज से आए थे वो कैसे उस पर्पज को ना फुलफिल करके वो कैसे इतने पावरफुल बने, पूरा एक्वायर किया उन्होंने टेरिटरी, ऐसा कैसे हुआ, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आई होप हमने इस स्लाइड में जो देखा अभी तक हमें समझ आ चुका है कि औरंगजेब वन ऑफ द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था। उसके बाद जैसे उनकी डेथ होती है 1707 में, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग रीजनल किंगडम स्टैब्लिश होने शुरू हो जाते हैं, जो मुगल गवर्नर सूबादार उनको स्टैब्लिश करते हैं, फिक्स जमींदार जो होते हैं। और दिल्ली उसके बाद एक इफेक्टिव सेंटर नहीं रह पाता है, और सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में एक नई पावर इमर्ज होती है, दैट इज ब्रिटिश पावर। और ब्रिटिशर्स इनिशियली एज अ ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर इंडिया में आए थे, ना कि टेरिटरी को एक्वायर करने। आगे, आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब के बाद आफ्टर औरंगजेब there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to be symbolically important. लेकिन symbolically important तो थे ही मुगल रूलर्स। औरंगजेब के बाद there was no powerful मुगल रूलर, कोई मुगल पावरफुल रूलर नहीं बचा था औरंगजेब के बाद, लेकिन उसके बाद भी मुगल एम्परर जो थे symbolically important तो थे ही। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ जो मुगल रूलर्स थे they were symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857 में, रिवोल्ट हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश। तो जब ये रिबेलियन, मैसिव रिबेलियन हुआ था जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 में, बहादुर शाह जफर, द मुगल एम्परर एट दैट टाइम, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। ओके, तो जो 1857 के टाइम पे बहादुर शाह जफर हुआ द लास्ट मुगल एम्परर एट दैट टाइम, was seen as a natural leader, उसको नेचुरल लीडर मान लिया गया था। जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो बहादुर शाह जफर को नेचुरल लीडर उसको मान लिया गया था जब ये रिवोल्ट 1857 हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, जैसे ही रिवोल्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर देती है, बहादुर शाह जफर was forced to leave the kingdom. बहादुर शाह जफर was forced to leave the kingdom. उनको हटा दिया जाता है गद्दी से, and his sons were shot in cold blood. उनके बेटों को मार दिया गया। ठीक है, तो जैसे औरंगजेब के बाद पावरफुल मुगल रूलर्स बचे ही नहीं, लेकिन मुगल रूलर्स एम्परर जो थे वो सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट थे। 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उस समय भी बहादुर शाह जफर को ही लीडर मान लिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस रिवोल्ट को बंद कर दिया था या खत्म कर दिया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर को किंगडम से निकाल दिया गया और उनके बच्चों को, उनके बेटों को मार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से आती है ईस्ट के टूवर्ड, दैट इज इंडिया के टूवर्ड्स वो आती है। In 1600, East India Company acquired a charter from the rule of England. अब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है रूलर ऑफ इंग्लैंड से, क्वीन एलिजाबेथ वन से। उनको एक चार्टर, एक रूल मिलता है, रूल्स की बुक मिलती है, रूल की गाइडलाइंस मिलती है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड क्वीन एलिजाबेथ वन चार्टर में उनको ग्रांट करती है सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। पूरा उनके पास अधिकार होता है, अधिकार उनको ईस्ट कंपनी को दिया जाता है कि आप ईस्ट से, आपके पास पूरा राइट है ट्रेड करने का, सिर्फ आपके पास एक लौता पूरा राइट है ईस्ट में जाकर ट्रेड करने का।
ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया जाता है। ओके, दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ये हुआ, इस चार्टर के अकॉर्डिंग ये हुआ कि कोई भी और ट्रेडिंग ग्रुप, नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड, कोई भी ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड में कंपीट नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी और ग्रुप ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ईस्ट में जाकर ट्रेड नहीं कर सकता। कोई भी और ट्रेडिंग ग्रुप इंग्लैंड का compete नहीं कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods. Goods को buy कर सकती थी वो किसी भी लैंड में ईस्ट में जाके cheap prices पे, और carry them back to Europe, और यूरोप में वापस ला सकती थी to sell at higher prices. वो जाती थी कंपनी, हाँ कंपनी ओशन क्रॉस करके जाती थी टूवर्ड्स ईस्ट, और वहाँ से वो सस्ते में कमोडिटी ला सकती थी, उसके पास ये राइट था, और उसको यूरोप में लाकर महंगे प्राइसेस पर, हायर प्राइसेस पे बेच भी सकती थी, ट्रेड कर सकती थी। उनके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये राइट उनको दिया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ वन, इंग्लैंड की जो क्वीन थी। The company did not have to fear competition from other English trading companies, और कंपनी को किससे डरना नहीं था, किसी भी ट्रेडिंग कंपनी, कोई कंपटीशन ही नहीं था उनका। कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम किसी भी दूसरी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी के साथ, उनके पास, उनको कंपटीशन के लिए डरना नहीं था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरीली बाय एक्सक्लूडिंग, और उस समय जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी वो प्रॉफिट बना रही थी by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. वो कैसे प्रॉफिट बना रही थी, सस्ते में वो लेती थी सामान और महंगे में बेचती थी। सस्ते में वो सामान लेती थी और महंगे में बेचती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ते में खरीदती थी और महंगे में बेचती थी। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक्स प्रॉफिट प्राइमरीली, बिजनेस एंटरप्राइज जो प्रॉफिट बनाता है ट्रेड के थ्रू, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइसेस। मर्केंटाइल का क्या होता है मतलब, एक बिजनेस एंटरप्राइज जो क्या करता है, प्रॉफिट बनाता है, बाय थ्रू ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट बनाता है, सस्ते में खरीदता है और महंगे में उसे बेचता है, उन गुड्स को हायर प्राइसेस पे सेल करता है। इस स्लाइड से हमें समझ आ चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में उनको चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ वन से, उनको सोल राइट दिया जाता है कि आप ट्रेड करिए ईस्ट में जाकर। उनको कोई भी किसी भी चीज़ का कंपटीशन नहीं था, कोई भी उनके साथ इंग्लैंड की कोई भी ट्रेडिंग कंपनी से कंपटीशन नहीं कर सकती थी। उन्होंने ट्रेड कैसे बनाया, वो सस्ते में बाय करते थे और वो हायर प्राइसेस पे इंग्लैंड में सामान ले जाकर बेचते थे। ऐसे उन्होंने प्रॉफिट बनाया और उन्होंने कंपटीशन को हटा दिया और बाय चीप करते थे एंड सेल डियर। ठीक है, मर्केंटाइल का मतलब हमने देखा कि बिजनेस एंटरप्राइज जो प्रॉफिट बनाती है ट्रेड के थ्रू, सस्ते में गुड्स को खरीदते हैं और महंगे में उसको सेल करते हैं। द रॉयल चार्टर हाउएवर, ये जो चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू, रॉयल चार्टर हाउएवर could not prevent other European powers from entering the eastern markets. ये वीडियो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।